जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सेट 2 विषय सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। तो आपका जो है प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक जो है 2-2 अंक का है। टोटल आपका इस सेक्शन में 7 क्वेश्चन है जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपके 10 नंबर हो जाएंगे इस सेक्शन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नात्सी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा कि नात्सी पार्टी का जो संस्थापक है वो हिटलर थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, झूम या घुमंतू खेती किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि झूम कृषि एक प्रकार की आदिम कृषि होती है जिसमें पहले वृक्षों तथा लकड़ियों को या वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे कि लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। और इसमें जो है फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। इसे जो है हम लोग झूम खेती कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निर्धनता की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर होगा कि निर्धनता वह स्थिति है या स्तर है जहां पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं आता है। तब हम कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो निर्धन हो गया है, यानी उसके अंदर निर्धनता आ गया है उसके जीवन में। चौथा क्वेश्चन है आपका, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि भूखमरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को जो है भूखमरी कहते हैं और यह कुपोषण का सबसे चरम रूप होता है। इसमें जो है व्यक्ति विटामिन, पोषक तत्वों और ऊर्जा अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी का शिकार बन जाता है और इससे व्यक्ति क्या होता है, कुपोषित हो जाता है और अधिक समय तक भूखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग अस्थायी रूप से नष्ट भी हो सकते हैं और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और अक्षय शब्द भूखमरी के लक्षणों और प्रभावों की ओर संकेत करता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है समता या फिर समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, उसके बाद चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा पॉइंट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको जो है हम लोग डिटेल में इसी वीडियो में देखेंगे। अंतिम के जो क्वेश्चन है उसमें ये वाला हमारा जो है डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये 5 नंबर में पूछा गया है। यहाँ आपको ये 2 नंबर का सेक्शन में पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर 5 नंबर का सेक्शन में पूछा गया है, उसमें हम लोग जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। छठा क्वेश्चन है आपका, आदर्श आचार संहिता क्या है? तो इसका आंसर होगा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है। ये एक नियम होता है इसमें जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक होता है और जो है चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसके लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की घोषणा कर देता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा कि प्राकृतिक वनस्पति का मतलब है वह वनस्पति जो मनुष्यों द्वारा विकसित नहीं की गई हो, यानी वो अपने आप विकसित हो गई हो। यह मनुष्यों से मदद की जरूरत नहीं होती है। इन जो पेड़ों को जो है मनुष्यों की जरूरत नहीं होती है और जो कुछ भी पोषक तत्व इन्हें चाहिए प्राकृतिक वातावरण से ले लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जैसे 1-2 पेड़ पौधा हम लोग का होता है वो अपने आप ही उग जाता है, उसे जो है मनुष्य की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, वो पोषक तत्व प्राकृतिक वातावरण से जो है प्राप्त कर लेते हैं और उगते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स के हैं, यानी जो है इस सेक्शन में भी आपका टोटल 7 प्रश्न है और इसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3-3 मार्क्स का है, यानी टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके इस सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 8 है, नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो नात्सीवाद की मुख्य विशेषताएं थी कि नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी कि कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग थे। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। यही इसका मुख्य विशेषता था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है? तो इसका आंसर है भारत में आदिवासी लोगों का जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था वनों से गहराई से जुड़ी हुई है। अधिकांश आदिवासी वनों के भीतर ही रहते हैं और खाने योग्य कंद मूल जैसे वनोपज एकत्र कर अपनी जीविका को चलाते हैं। जो वनों में
वनों का जीविका से संबंध यही है कि भारत के बहुत सारे आदिवासी लोग जो है वो जंगल में ही रहते हैं और वहीं का जो अधिकांश वनों के भीतर ही रहते हैं और खाने योग्य कंद मूल और वनोपज को एकत्र करके ही अपनी जीविका को चलाते हैं और उसी से उसकी अर्थव्यवस्था भी चलती है। उसी को उन लोग जो है कंद मूल सबको जो है बाजारों में ले जाकर बेचकर उसी से अपनी घरों की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और खाने योग्य कंद मूलों और वनोपज को एकत्र कर अपनी जीविका को भी चलाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। तो इसका आंसर होगा कि भारत में वर्ष 1947 में 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा ही जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के कारण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखने को मिली है। पूरे विश्व में ही गरीबी रेखा को परिभाषित करने का एक लंबा इतिहास रहा है, परंतु भारत उन अग्रणी देशों में रहा है जिन्होंने गरीबी रेखा को सबसे पहले परिभाषित किया हो। वर्ष 1960 से ही भारत एवं विश्व बैंक की इस संबंध में आपस में चर्चा चली आई है और भारत द्वारा गरीबी रेखा की जो परिभाषा विकसित की गई थी उसी के इर्द गिर्द विश्व बैंक ने भी $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते $2 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच गई। इस प्रकार विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा की परिभाषा में सुधार किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि विभिन्न देशों के निवासियों द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से उनकी आय में वृद्धि होने जरूरी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि समय और स्थान के परिवर्तन के साथ साथ जो है निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा में जो है उसका परिवर्तन होता है। जैसे विभिन्न देशों का वहाँ पर जो है कीमतों जो है वस्तु का कीमत जो है अलग अलग होता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को जो है कम पैसा या ज़्यादा पैसा उसका गरीबी रेखा को देखा जा सकता है। यानी स्थान भी मायने रखता है और समय समय पर भी। समय समय पर क्या होता है कि विश्व बैंक जो है वो गरीबी रेखा की परिभाषा को चेंज करते रहता है, तो यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा कि निम्नलिखित लोग जो है खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। पहला जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों। इनमें से निचली जातियों का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। दूसरा है वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से स्वार्थिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। तीसरा है कि खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती या दूध पिला रही महिलाओं का 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताएं। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में NHRC कार्य करता है। यह आयोग एक बहुसंसदीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष व 7 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों विपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इस समिति ये जो है इसका गठन किया जाता है, NHRC जो है कार्य करता है इसमें और इसका गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता एक अध्यक्ष होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद और दोनों विपक्ष के नेता होते हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, और इसका जो गठन किया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। और उसके बाद जो है इसका कार्य, तो मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में याचिका प्राप्त करने के उपरांत या स्वतः संज्ञान के आधार पर अन्वेषण करना इसका जो कार्य है। और दूसरा कार्य है मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधित किसी भी आरोप की न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। तो आपको जो है मानवाधिकार के बारे में बताना है, मानवाधिकार के बारे में, तो आपको जो है इस पॉइंट को लिखना है और इसके 2 कार्य को लिख देना है। ठीक है, इसके और कार्य हम बताते हैं लेकिन आपको किन्हीं 2 कार्य को ही लिखना है क्योंकि आपका जो है 3 ही नंबर का प्रश्न है। अगर ये 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करके बताना होगा इसमें।
अगला कार्य है मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए कानून व संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा करना इसका कार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है और यह अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। तो इसकी जो है निम्नलिखित चुनौतियां शामिल है इसमें, और इसका पहला होगा उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति। दूसरा है राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व। तीसरा है पारिवारिक राजनीति। चौथा है नीतियों और व्यवहारों में पार्टियों की समानता। पांचवा है नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार। इसके जो है निम्नलिखित चुनौतियां हैं भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की, ये 5 जो है निम्नलिखित चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, इसका कारण बताना है। तो इसका आंसर होगा कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इसलिए घटती जाती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जब मानसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं उठती है और उत्तर पूर्व भारत में चली जाती है, यानी ये जो है हमारा मेघालय और असम अरुणाचल प्रदेश उधर चल जाता है, ठीक है। और ऊंचे हिमालय पर्वत इन्हें आगे नहीं जाने देती है, तो इसके कारण क्या होती है, वाष्प से भारी होने के कारण पवनों की यह शाखा इसी भाग में खूब वर्षा करती है और इसके बाद यह हिमालय के साथ साथ जो है साथ जुड़ते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो इसमें वाष्प की मात्रा कम होती जाती है क्योंकि वर्षा करते जाती है धीरे धीरे, तो इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। यही कारण है कि भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं। यानी जो है अब इसमें जो है आपका टोटल 5 क्वेश्चन है, इस सेक्शन में आपको जो है 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी जो है 5-5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे इस सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका नात्सियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो इसका आंसर होगा कि हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मनी का तानाशाह बनने के बाद शासन की समस्त शक्तियों पर अधिकार कर लिया। उसने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया और नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला है जनसंचार माध्यमों का उपयोग, ठीक है, जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया। तो इसमें क्या किया कि शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नात्सी विश्व की दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी प्रयोग का खूब सहारा लिया जाता था। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछित पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नात्सीवाद को सामाजिक आधार पैदा हुआ। इसमें जो है जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया। पहला, नात्सियों ने जो है जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दूसरा काम क्या किया, युंग फोक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नात्सी युवा संगठन था। 10 साल की उम्र के बच्चों का युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर युद्ध की सदस्यता लेने पड़ती थी। इस संगठन में युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों व अन्य अवांछित से घृणा को सब सीखते थे। गहन विचारधात्मक और शारीरिक परिश्रम के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नासी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। यानी इसमें वो लोग क्या करते थे कि 10 साल की उम्र के बच्चों को उठा के ले जाते थे और 14 साल की उम्र तक जाते जाते उन लोग क्या करते थे, उन लोग को इतना मतलब उन लोग को दिमाग में दिमाग में इतना बैठा देते थे कि हम लोग को जो है नात्सियों के लिए काम करना है, हिटलर के लिए काम करना है, हिटलर के लिए काम करना है। और उसके बाद 18 साल की उम्र जब उन लोग का हो जाता था तो उन लोग के दिमाग में बैठ जाता था और वो हिटलर के लिए काम करना चालू कर देते थे। और उसके बाद उन लोग जो है लेबर सर्विस श्रम सेवा में शामिल हो जाता था और उसके बाद नात्सी किसी एक नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी उन बच्चों को। तीसरा जो है नात्सियों ने जनता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विशेष निगरानी एवं सुरक्षा दस्तों का गठन किया। अब उन्होंने जो है निगरानी और सुरक्षा का भी उपाय चालू कर दिया। पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स SA वाला गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस SS, अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा SD का भी गठन किया गया। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य के एक बुखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। गेस्टापो के यंत्रणा गिरोह में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गिरोह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश से निकाल दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की
अफ्रीका में मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो जो है आपको जो है इसी जो है 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला आपका क्या था, जो है हमारा पहला था कि जनता के माध्यमों का उपयोग किया। अब इसमें जो है आपको कुछ कुछ डिस्कस कर देना है, क्योंकि इतना सारा तो आपको याद रहने से रहा। तो आपको जो है यही जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद कर लेना है, और उसके बाद कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि तस्वीर, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इसके माध्यम से जनसंचार उन लोगों ने किया था। अब दूसरा जो है इसमें पॉइंट हो जाएगा एक युंग फोक। अब ये क्या था, 10 साल का उम्र का बच्चा को 14 साल की उम्र तो उन लोग के दिमाग में बैठा देता था, 18 साल तक उन लोग को लेबर सर्विस सेवा में ज्वाइन करा देता था, और उसके बाद उन लोग को जो है नाजी संगठन का एक सदस्यता लेना पड़ता था। तीसरा उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने निगरानी और सुरक्षा दस्तों का भी उपाय लगा दिया, उसका गठन करने लगा। तो आप लोगों को जो है किसी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, और उसके बाद उसके बारे में कुछ कुछ डिस्कस कर देना है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो है भर भर के तो लिखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। न्यूनतम समर्थित कीमत, बफर स्टॉक, निर्गत कीमत। कौन नंबर है, न्यूनतम समर्थित कीमत। जब भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है, तब किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। हमारा जो है भारत का खाद्य निगम क्या करता है, जो अधिक मात्रा में उत्पादन करता है गेहूं चावल का, उस राज्यों से क्या है किसानों को उनकी फसल के लिए जो है पहले से घोषित, मतलब पहले से बोल दिया जाता है कि इतना किलो का इतना भाव से आपको देंगे, और उसी को खरीद लेता है, उसी को जो है न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। दूसरा है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एक व्यवस्था अथवा योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है। जब ज़्यादा मात्रा में फसल होता है ना, अच्छी फसल, तो उसका स्टॉक कर लिया जाता है, यानी उसको जो है भंडारण कर लिया जाता है, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो, और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाए जब फसल अच्छी नहीं होती तथा मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। बफर स्टॉक को केंद्रीय पूल भी कहा जाता है। तीसरा है निर्गत कीमत। तो निर्गत कीमत जब सरकार द्वारा कभी आने वाले क्षेत्रों में, कमी आने वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तब उस कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। यानी सरकार क्या करती है, कमी आने वाले क्षेत्रों में समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करता है, तो उसे जो है निर्गत कीमत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में शायद बताया था कि ये जो हमारा जो है ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये है, तो अब हमारा जो है भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये समता या समानता का अधिकार, पहला है हमारा समता या समानता का अधिकार। तो यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में जाति, लिंग, जन्म स्थान तथा वर्ग के आदि का भेदभाव किए बिना सबको समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे जैसे विषमताओं वाले देश में इस अधिकार का बड़ा महत्व है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भी अपना विशेष महत्व रखता है। भारत में नागरिकों को भाषण देने की, समुदाय बनाने की, आवागमन की, निवास करने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। तीसरा है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा एवं संस्कृति का विकास करने का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अतः हर नागरिक को किसी धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, यानी कोई भी आदमी कोई भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। पांचवा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का शोषण नहीं कर सकता है। यहाँ बेगार लेने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में रखने, स्त्रियों और बच्चों को खरीदने बेचने आदि की मनाही है। और इसका जो है छठा नंबर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में कोई भी नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी न्यायालय की शरण ले सकता है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अपने अधिकार को पाने के लिए वो जो है किसी भी न्यायालय या कोर्ट में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका शीत ऋतु की अवस्था एवं उनकी विशेषताएं बताएं। इसका आंसर होगा शीत ऋतु की जलवायु की स्थिति। पहला है कि दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। दूसरा है शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। तीसरा है सही शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। चौथा पॉइंट होगा भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है, इनके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है। पांचवा पॉइंट है शीत ऋतु में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम और पवनें स्थिर तथा परिवर्तित होती है। छठा पॉइंट है यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी सपनों के साथ भारत में प्रवेश करती है।
परिणाम स्वरूप शीतकाल में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात होता है। तो आपको जो है कुछ बेसिक पॉइंट को याद रखना है और बाकी जो है आपको अपने से ही लिखना होगा, क्योंकि इतना सारा तो आपको याद करने से रहा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद कर लीजिए और बाकी जो है आप लोग अपने से पॉइंट बना के लिखिएगा कि जो है शीत ऋतु की अवस्था, उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस प्रकार से आप लोग बना के लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए भारत के मानचित्र पर पर्वतीय वन को छायांकित करें। तो इसको चलिए हम लोग फिगर में देखते हैं। तो देखिए हम लोग फिगर में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्वतीय वन को दर्शाना है। तो पर्वतीय वन अक्सर हमारा जो है हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में ही हमारा जो है पर्वतीय वन होगा। तो हमारा देखिए हिमालय पर्वत एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होगा, ये उत्तराखंड होगा, ये सिक्किम होगा और अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर जो है हमारा मुख्य रूप से पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आगे हमारा देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पश्चिमी घाट है, एक थोड़ा सा तमिलनाडु की तरफ पूर्वी घाट है और इधर देखिए पश्चिम बंगाल तरफ है। और ये 7 बहनें हमारा जो है 7 राज्य है, 7 सिस्टर्स। इधर भी हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ जो है वर्षा की मात्रा लगभग 200 तक होती है। आगे देखिए हमारा जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमारा देखिए झारखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत है। उसके बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तरफ भी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और कटीले वन देखिए यहाँ पर पाया जाता है। एक राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इस तरह हमारा जो है यहाँ पर देखिए पंजाब तरफ भी थोड़ा बहुत होगा, हरियाणा तरफ, और इस तरह हमारा जो है उष्णकटिबंधीय कटीले वन इधर पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर बीच में भी है। अब मैग्रो वन जो है हमारा जो है डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी में एक थोड़ा सा डेल्टा बना हुआ है, एक इधर यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है और एक यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है। तो डेल्टे में जो है मैग्रो वन पाया। हमारा मुख्य रूप से क्या था कि हमको पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत में कौन कौन सा राज्य है? तो एक यहाँ पर हमारा जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हमारा क्या सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश। यहीं पर हमारा जो है इसको जो है इतना इसको जिस तरह से छायांकित किया हुआ है आपको भी फिगर में छायांकित करना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।